Hello everyone, this is SK Srivastav and you are watching my YouTube channel A to Z Bio. पिछले वीडियोस में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा था और उसकी कंटिन्यूएशन में हमने एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप, या इनको हम पुष्पी पादप भी कहते हैं। पुष्पी पादप मीन्स ऐसे पौधे जो पुष्प उत्पन्न करते हैं। पुष्प मीन्स फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट्स या पुष्पी पादप कहलाते हैं और इनको एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो सीड है या बीज है वो बीजावरण या सीड कोट से कवर्ड रहते हैं। तो जो सीड्स हैं वो सीड कोट या बीजावरण से ढके हुए रहते हैं, इसलिए इनको आवृत बीजी पादप कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण संरचना जो इन पौधों में जनन के लिए होती है वो है पुष्प। तो पुष्प है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अगर हम किसी एक प्रारूपिक पुष्प को देखें, एक प्रारूपिक पुष्प को यदि आप देखेंगे तो उसमें 4 चक्र दिखाई देंगे। सबसे भीतरी चक्र है वो मादा जननांग को प्रदर्शित करता है और जिसे हम कहते हैं गाइनेशियम। ये है गाइनेशियम। इसे हिंदी में कहते हैं जायांग। कौन सा जननांग है ये? मादा जननांग। और इसके बाहरी वर्ल में, आउटर वर्ल या बाहरी चक्र जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जननांग का होता है। इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम या उमंग। और तीसरा चक्र ये इस तरह से आप देखेंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट ये होता है। इसे हम कहते हैं कोरोला। कोरोला या दलपुंज। और आउटर मोस्ट जो इसका वर्ल है वो ग्रीन लीव्स की तरह होता है, हरे रंग का होता है, पत्तियों के समान होता है। ये कहलाता है कैलिक्स या बाह्यदल पुंज। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, जो जनन में भाग लेते हैं, वो आवश्यक चक्र या नेसेसरी वर्ल कहलाते हैं। तो ये आवश्यक चक्र के रूप में जायांग और उमंग होते हैं और एक्सेसरी या सहायक अंग के रूप में
सहायक चक्र के रूप में ये कैलिक्स और कॉरोला होते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये एक संरचना पर टिकी रहती हैं। इसे हम कहते हैं थैलेमस या पुष्पासन। पुष्पासन पर ये 4 चक्र लगे रहते हैं और ये पुष्पासन जो होता है इसके नीचे वाले भाग को हम कहते हैं पुष्प वृंत या पेडिसल। तो फ्लावर के कितने पार्ट्स हो गए? सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो है पुष्पवृंत, उसके ऊपर पुष्पासन, पुष्पासन पर सबसे भीतरी जो चक्र है वो है मादा जननांग का, जिसे हम गाइनेशियम या जायांग कहते हैं। उसके बाहर का जो चक्र है वो है नर जननांग का चक्र, जिसे हम स्टेमन या उमंग कहते हैं। और 2 सहायक चक्र है, एक तो बहुत अट्रैक्टिव कलर्ड पार्ट होता है वो कॉरोला या दलपुंज कहलाते हैं, और उसके बाहर ग्रीन लीव्स की तरह, हरी पत्तियों की तरह एक चक्र होता है। 2 3 4 5 जो भी इनकी संख्या होती है वो बाह्यदलपुंज कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आता है, हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम नर जनांग के बारे में अध्ययन करेंगे। नर जनांग जो होता है वो एंड्रोशियम कहलाता है। जो एंड्रोशियम है इसकी जो यूनिट है वो कहलाती है स्टेमन। स्टेमन या पुंकेसर। अगर आपसे कोई पूछे कि नर जननांग या एंड्रोशियम या उमंग की इकाई को क्या कहते हैं, तो इसकी इकाई होती है पुंकेसर। अगर हम एक पुंकेसर को देखें, किसी भी पुष्प के अंदर, किसी भी फ्लावर के अंदर स्टेमन्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ स्टेमन्स जो है वो 2 3 4 5 जो भी है वो हो सकती है। तो अगर एक यूनिट को, हम एक स्टेमन को देखें तो हमें इसके जो भाग दिखाई देंगे वो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है अपर पार्ट एंथर लोब्स। इसे हम पराग कोश कहते हैं। और पराग कोश के साथ जो जुड़ी हुई संरचना है इसे हम कहते हैं कनेक्टिव, या हिंदी में इसको कहते हैं योजी। और इसके नीचे एक लंबी संरचना दिखाई देती है कि ऐसा स्ट्रक्चर, पतला लंबा स्लेंडर स्ट्रक्चर, ये क्या कहता है इसका पुंतंतु। तो कौन कौन से भाग हुए इसके? परागकोश, योजी और पुंतंतु। ये हो गया एक पुंकेसर। अगर हम इस परागकोश की संरचना को देखें, इसका हम सेक्शन काट करके देखें, तो परागकोश में हमें, जैसे ये 2 परागकोश हैं, इन परागकोशों में हमें जो चीज दिखाई देगी वो इस तरह की दिखाई देगी। इसका सेक्शन काटने पर हमें ऐसी संरचना दिखाई देगी। ये कहलाते हैं पराग पुट।
या स्पोर सैक, ये एंथर लोब्स हैं। और इन एंथर लोब्स में, एक एंथर लोब में, एक पराग कोश में 2 परागपुट पाए जाते हैं। जो परागपुट है या स्पोर सैक है, इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी। माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम में हमें आउटर मोस्ट लेयर जो है वो बैरल शेप्ड सेल्स से बनी हुई दिखाई देगी। इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, outermost layer is epidermis. Below epidermis there is a single layer. इसके नीचे एक सिंगल परत होती है, एक एकल परत होती है कोशिकाओं की। इस एकल परत को हम कहते हैं एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम। हिंदी में इसको कहते हैं अंतस्थीसियम। और इसके भीतर 1-2 लेयर्स, 1 और 2 लेयर, मे बी 3 लेयर्स, 3 लेयर्स हो सकती हैं। इसे हम कहते हैं मिडिल लेयर या मध्य परत। और इस मध्य परत के भीतर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स की लेयर होती है। और ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स की जो लेयर है, जो विशिष्टीकृत कोशिकाओं की परत है, इसे हम कहते हैं टैपिटम। और टैपिटम के भीतर जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो ये जो परत है, ये जो लेयर है, ये टैपिटम है। और इसके अंदर ये जो स्पोर सैक है, यहाँ पर सेल्स भरी हुई रहती हैं। इन स्पोर सैक में सेल्स भरी रहती हैं। इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, इनमें मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस से हैप्लॉइड, ये 2n सेल्स हैं, द्विगुणित कोशिकाएं हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से, सिंगल सेल जो होती है उससे 4 माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये लघु बीजाणु जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट, जो परागपुट या माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं, उनमें रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस,
इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा लघु बीजाणुओं का या माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, जैसे ये एक 2n सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n। इसमें से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम देखें तो इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, तो इससे 4 लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इन लघु बीजाणुओं को हम परागकण कहते हैं, हिंदी में परागकण कहलाते हैं ये। और ये अधिकांश पादपों में, ज़्यादातर तो जनरली जो प्लांट्स हैं उनके जो माइक्रोस्पोर्स हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कुछ समय के लिए, ये टेट्राड के रूप में। टेट्राड मीन्स 1, 2, 3 और एक पीछे इसके और होगा, तो कुल मिलाकर के 4 माइक्रोस्पोर्स या परागकण इसमें बनते हैं। तो जो परागकण है वो एक दूसरे से, एक परत होती है कैलोज, कैलोज नामक एक सब्सटेंस है, पदार्थ है, उससे ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो जो टैपिटम है, टैपिटम के प्रकार अगर हम देखें, एक चीज़ और बतानी थी आपको, टैपिटम जो है वो 2 तरह की होती है, एक तो अमीबॉइड, इसमें सेल्स होती हैं, और दूसरे ग्लैंड्यूलर। अमीबाब इसको हम हिंदी में कहते हैं, या अमीबीय टैपिटम, और ग्रंथिल टैपिटम। जो अमीबीय टैपिटम है, अमीबी टैपिटम जो होती है, जैसे टैपिटम लेयर है और इस टैपिटम लेयर के अंदर सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो इनको ये न्यूट्रिशन देती हैं। पहला काम जो टैपिटम का है वो इन डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करना है। और इनके अलावा, न्यूट्रिशन के अलावा इससे हार्मोन भी उत्पन्न होते हैं, और इन कोशिकाओं से यूबिश काय भी उत्पन्न होते हैं। ये जो यूबिश काय हैं, ये इस माइक्रोस्पोर के चारों ओर जो परत होती है, अगर एक माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर हम देखें तो माइक्रोस्पोर या परागकण की संरचना में आपको इस तरह से दिखाई देगी। इसमें बीच में तो है न्यूक्लियस या केंद्रक, इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, और सबसे बाहर आउटर मोस्ट जो इसकी लेयर है वो कहलाती है एक्साइन, और इसके अंदर वाली जो लेयर है वो कहलाती है इंटाइन। जो एक्साइन होती है वो रफ और ऑर्नामेंटेड होती है। रफ का मतलब क्या, खुरदरी होती है, इसमें कांटे के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, और ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जिसका भौतिक और रासायनिक अपघटन, फिजिकल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इसलिए जो
परागकण हैं लंबे समय तक स्थायी बने रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं। तो कई बार ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह की खुदाई में परागकण भी निकले हैं और वो प्रिजर्व हो गए किसके कारण? इस स्पोरोपोलेनिन के कारण। स्पोरोपोलेनिन जो है वो प्रिजर्वेटिव एक परत पाई जाती है एग्जाइन में। एग्जाइन मीन्स बाह्य चोल, बाहरी आवरण जो है उसमें स्पोरोपोलेनिन पाई जाती है। और जो इंटाइन है, इंटाइन का मतलब होता है अंतः चोल, आंतरिक परत या इंटरनल लेयर। ये बहुत पतली होती है और पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, पेक्टोसेल्यूलोज से बनी होती है। इस इंटाइन से ही पराग नली या पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये जो परागकण जब बन जाते हैं तो जो पराग कोश हैं वो परिपक्व हो जाते हैं और इनके जो परागपुट हैं उनके बीच की जो दीवार है, हमने बताया था कि ये जो परागकोश होते हैं, एंथरलोब्स होते हैं, इनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी पाई जाती है जिसे हम स्पोर सैक कहते हैं। स्पोर सैक के बीच की जो वॉल है वो डिकम्पोज हो जाती है और ये जो चार इसमें भाग दिखाई दे रहे थे, जो चार पार्ट दिखाई दे रहे, एक परागकोश में दो परागपुट थे, अब इनके बीच की जो वॉल है वो डिकम्पोज हो गई, तो ये केवल एक और एक दो दो परागपुट दिखाई देते हैं। और ये जो परागपुट है इसके अंदर बहुत सारे परागकण बन जाते हैं। परागकण मीन्स माइक्रोस्पोर्स। ये जो परागकण हैं इन परागकणों को हम कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। ये जो मेल गैमीटोफाइट है नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। अब हिंदी में तो क्या होता है, तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं गैमीटोफाइट क्या है। इंग्लिश में कुछ समझना पड़ता है गैमीटोफाइट के बारे में, लेकिन युग्मकोद्भिद अगर इसकी संधि विच्छेद करें हिंदी में, युग्मक उद्भिद यानी कि नर युग्मक जहां पर बनता है वो नर युग्मकोद्भिद है और जहां पर मादा युग्मक बनेगा वो मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो ये नर युग्मकोद्भिद या परागकण अगुणित है और जब ये इस पराग कोश में होता है तब इस पराग कोश की, पराग कोश को हम एंथरलोब्स जो होते हैं, इन एंथरलोब्स की जो वॉल है वो मॉइस्चर को त्याग देती है, नमी को त्याग देती है और इसकी जो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम है उसकी जो सेल्स है वो सिकुड़ने लगती हैं, जिससे इनमें स्फुटन होता है, डेहिसेंस ऑफ एंथरलोब्स। पराग कोशों का स्फुटन होता है जिससे ये परागकण इनसे बाहर आ जाते हैं, बाहर आते हैं और इनको परागण के द्वारा, परागण या पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के द्वारा इनको पहुंचा दिया जाता है गाइनेशियम पर। अब गाइनेशियम क्या है? गाइनेशियम की जो यूनिट है उसको हम कहते हैं कार्पल, अंडक। और अंडक के तीन भाग होते हैं, अंडक के तीन भाग। सबसे ऊपरी स्टिग्मा,
इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। सेकंड बीच वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं स्टाइल। स्टाइल को हिंदी में कहते हैं वर्तिका, वर्तिका। और नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है ये कहलाता है अंडाशय या ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो परागकण हैं, वो पोलन ग्रेन्स अलग अलग मीडियम से, अलग अलग माध्यम के द्वारा इस वर्तिकाग्र तक, इस स्टिग्मा तक पहुंचा दिए जाते हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के द्वारा ये मेल जो गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे। अब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट या जर्मिनेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसलिए अब अगले वीडियो में हम जर्मिनेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, एम्ब्रियो, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम पढ़ेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, आपको जो नई नई बातें बताता जा रहा हूँ, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर